नमस्कार साथियों, तो फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। तो मेरे दोस्तों, यहाँ आपकी कंप्लीट जीके जीएस की एक सीरीज चल रही है जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट देख सकते हो। अभी शुरुआत हम लोगों ने इकोनॉमिक्स से की है। इकोनॉमिक्स के बाद जैसे जैसे दूसरी सब्जेक्ट है वो हम उनको लाते रहेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि साथ में राजस्थान के टॉपिक भी आप लोगों के लिए लेके आऊँ, जिससे आप लोगों को लगे हाँ भाई आपसे रिलेटेड है ये चीज़। ठीक है, तो दोस्तों यदि आपको आपकी जीके जीएस एकदम क्लियर करनी है, अच्छे से करनी है, तो मैं एक टॉपिक पर डे के अकॉर्डिंग लेके आता हूँ और हो सकता है कभी कभी मिस भी हो सकते हैं, लेकिन ये लगातार सीरीज चलने वाली है। तो दोस्तों आप यदि इस सीरीज को ज्वाइन कर लेते हैं तो आपको अगले 6 महीने के अंदर पता लगेगा कि आपकी जीके जीएस जो है वो बहुत अच्छी हो जाएगी। और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, एक ही फीस है, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, उसके अलावा कोई फीस नहीं। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम जो सीरीज में जो टॉपिक जो विषय कर रहे हैं दोस्तों वो है आपकी इकोनॉमिक्स। ठीक है, और इकोनॉमिक्स में हमारा जो टॉपिक है वो है मुद्रास्फीति का। और मुद्रास्फीति में मेरे मित्रों हमने मुद्रास्फीति की अवधारणाओं को कर लिया था। अपस्फीति क्या होती है, संस्फीति क्या होती है, ठीक है, वो सारी चीजें कर ली थी। उसके बाद हमने जाना कि मुद्रास्फीति के कितने प्रकार होते हैं, कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उन प्रकारों में आपने रेंगती हुई, दौड़ती हुई, कूदती हुई, फांदती हुई सारी चीजें देख ली। अब उसके बाद हम आए हैं अगले जो बिंदु है उस पर, और हमारा अगला बिंदु है दोस्तों मुद्रास्फीति के कारण, कि मुद्रास्फीति के कारण क्या है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि इस आज के लेक्चर में अपन क्या क्या पढ़ने वाले हैं, फिर उसके बाद मैं आऊंगा पूरे लेक्चर पर। ठीक है दोस्तों, तो पहला जो हमारा रहेगा टॉपिक वो रहेगा मुद्रास्फीति के कारण, मांग प्रेरित, लागत जन और वैश्विक कारण। 3 ही कारण है उसके। उसके बाद हम करेंगे मुद्रास्फीति के कौन कौन से सूचक हैं जिनसे हमें सूचना मिलती है, जिनसे हमें पता लगता है कि हाँ भाई मुद्रास्फीति है भी या नहीं है किसी क्षेत्र के अंदर। ठीक है, तो एक है उसका थोक मूल्य सूचकांक और एक है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी दोस्तों अलग अलग तरह के 3-4 पार्ट में डिवाइड किया गया है। वो क्या है अभी मैं आपको बता दूंगा सारा कुछ। उसके बाद अपन पढ़ेंगे जीडीपी अपस्फीति कारक क्या होते हैं, जीडीपी के अंदर जो डिफ्लेटर होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद अपन मुद्रास्फीति की गणना कैसे करते हैं वो देखेंगे। और उसके बाद आप फिलिप्स वक्र को पढ़ोगे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जा चुका है, आगे भी इसके पूछे जाने की बराबर संभावनाएं बनी हुई है। तो दोस्तों चलते हैं बिना किसी देरी के सीधा लेक्चर पर। तो दोस्तों अपस्फीति, देखो मुद्रास्फीति के कारण क्या है, तो उनमें सबसे पहला कारण है मेरे मित्रों मांग प्रेरित कारण। मांग प्रेरित कारण का मतलब ये है दोस्तों, मान लो बाजार में आपके पेन के 10 जो हैं 10 पेन उपलब्ध हैं। ठीक है, 10 पेन उपलब्ध हैं और डेली की जो डिमांड आ रही है वो भी 10 पेन की आ रही है, वो भी 10 पेन की आ रही है। जब डेली की डिमांड 10 पेन की है तो पेन की जो कीमत है वो दुकानदार आपसे 5 रुपए ले रहा है। ठीक है, अब अचानक से क्या होता है, सबके घर में वो ऊपर वाला जब भी देता चप्पड़ फाड़ के, तो सबके छप्पड़ फटे और उसमें से आगे धन की वर्षा होगी। अब धन की वर्षा हुई तो सारे लोगों को पेन चाहिए भाई, मुझे भी पेन चाहिए, इसे भी पेन चाहिए, उसे भी पेन चाहिए, जिसे भी पेन चाहिए, सबको पेन चाहिए और सबको अपना अलग अलग पेन चाहिए। एक एक पेन रखेंगे सब हम तो सारे। ठीक है भैया, रख लो। तो देखो दोस्तों, जब 10 पेन मार्केट में उपलब्ध थे और 10 की डेली डिमांड आ रही थी तो पेन की कीमत थी आपकी 5 रुपए। अब भी 10 पेन ही उपलब्ध है, अब भी 10 पेन ही उपलब्ध है और आगे से जो बन के आ रहे हैं उनका खर्चा भी उतना ही है, खर्चा भी नहीं बढ़ा। लेकिन इन 10 पेनों की डिमांड की जगह 20 पेन की डिमांड हो गई कि भाई 20 पेन चाहिए। अब ये 10 पेनों पे मारामारी मच रही है, क्योंकि सबके घर में ऊपर वाले ने छप्पड़ फाड़ के पैसे की बरसात की है। जब सबके घर में पैसे की बरसात हुई है तो क्या हुआ, ये एक एक पेन की अब बोलियां लगने लगी। ये पहले 5 रुपए से 7 रुपए कीमत हुई, 7 रुपए से 9 रुपए कीमत हुई, 9 से 11 रुपए कीमत हुई। ठीक है दोस्तों, इस तरह से कीमत बढ़ते बढ़ते 500 रुपए हो गई, 500 रुपए हो गई। जैसा कि आपने कोरोना के टाइम में देखा था, कोरोना के समय पर सब कुछ क्या हो गया था, बंद हो गया था मेरे मित्रों, लेकिन डिमांड थी विशेषतः मादक पदार्थों की। जो मादक पदार्थ हैं उनके आपके, उनकी लगातार मार्केट में डिमांड थी। तो कोरोना के कारण आपने देखा होगा कि 40 रुपए का पौवा लोगों ने 4000 में खरीदा था। ठीक है, तो इसको बोलते हैं दोस्तों मांग प्रेरित, मतलब साधन लागत सेम है और दूसरे कारण सेम है, लेकिन आपकी डिमांड बढ़ गई, आपकी मांग बढ़ गई। मांग बढ़ने से क्या होता है दोस्तों, चीजों की कीमत बढ़ गई और कीमत बढ़ी तो रुपए की वैल्यू है वो डाउन हो गई। जब पैसे की वैल्यू डाउन हो गई तो इसी स्थिति को क्या बोलते हैं अपन, मुद्रास्फीति बोलते हैं। इस चीज को अपन पहले पढ़ चुके। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे और क्या है। देखो दोस्तों, साधन लागत पूर्व के ही समान होता है इसमें। साधन लागत का मतलब है जो भी कच्चे माल की जरूरत पड़ रही है, जो भी लेबर की जरूरत पड़ रही है, जितना भी किराया भाड़ा जा रहा है,
है जितना भी ब्रोकरेज जा रहा है वो सेम है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। चेंजेस किस में है? सिर्फ डिमांड में। मांग बदल गई और महंगाई बढ़ गई। ठीक है, मांग क्या हुई? बढ़ गई, और साधन लागत तो इसमें पूर्व के समान ही रहती है, मतलब साधन लागत का इसमें कोई रोल नहीं होता है। अब मांग के बढ़ने के कारण क्या होते हैं दोस्तों? तो पहली बात है, लोगों की आय में अचानक से वृद्धि हो जाए। ठीक है, लोगों की आय में अचानक से वृद्धि हो जाए। दूसरा, सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि हो जाए। अब आप बोलोगे सर ये अचानक वृद्धि कैसे हो सकती है आय में? अचानक वृद्धि ऐसे हो सकती है दोस्तों, कुछ समय पहले एक पार्टी विशेष ने बोला था कि हम 72,000 रुपए वार्षिक देंगे हर व्यक्ति को, 72,000 रुपए वार्षिक देंगे हर व्यक्ति को यदि हमारी सरकार आती है तो दोस्तों ये जो 72,000 रुपए हैं आपसे पैराशूट से आपके घर के अंदर गिराए गए, वो अचानक बढ़ी हुई आय ही होती है। ठीक है दोस्तों, आपको अचानक से बिजली फ्री मिलने लगी, पूरी की पूरी बिजली है वो मुफ्त मिलने लगी, मुफ्त। एकदम से जब बिजली आपको मुफ्त मिलेगी तो जो पैसा बचेगा वो आपकी क्या होगी? एकदम से बढ़ी हुई आय होगी। ठीक है, अब सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि हो जाएगी। सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि, देखो मेरे मित्रों, कभी कभी हम लोग आपस में बैठ के बातें करते हैं गला खराब है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। देखो दोस्तों क्या है, कभी कभी हम बैठ के बात करते हैं कि भाई सरकार के पास इतना पैसा है, सरकार हमारी सड़कें एक साथ क्यों नहीं बनवा देती? हमारी एक एक सड़क बनवा देती है, फिर दूसरे उसका नंबर आता है, जब तक ये सड़क खुद जाती है, लाइट लगवा नहीं रही गवर्नमेंट, ये नहीं करवा रही, वो नहीं करवा रही, इसको फ्री कर सकते हैं, ये काम कर सकती है गवर्नमेंट। मेरे मित्रों, गवर्नमेंट काम तो कर सकती है, लेकिन वो करती क्यों नहीं? क्योंकि दोस्तों सरकारी खर्चा बहुत तीव्र गति से नहीं बढ़ा सकती है कोई गवर्नमेंट। यदि बढ़ाती है तो मुद्रास्फीति की स्थिति खड़ी हो जाएगी, मुद्रास्फीति की स्थिति खड़ी हो जाएगी। ठीक है, इसीलिए सरकार को ध्यान में रखना पड़ता है कि कितनी मात्रा में धन पहुंचाना है, कितनी स्पीड में विकास कार्य करने हैं। बहुत ज्यादा स्पीड में विकास कार्य नहीं करने होते। ठीक है, तो सरकारी व्यय में तीव्र वृद्धि का मतलब यह है, सरकार का कोई भी प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट पहले मान लो सरकार जो है वो एक प्रोजेक्ट एक साल में कंप्लीट करती थी, अब 50 प्रोजेक्ट एक साल में लेके आ रही है। ठीक है, 50 प्रोजेक्ट लेके आ रही है, तो 50 प्रोजेक्ट लेके आ रही है तो लोगों के पास पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? आबादी के पास, आम जनता के पास, लोगों के पास क्या होगा? पैसा बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? और पैसा बढ़ने का मतलब ही यही होता है कि पैसे की कीमत डाउन हो जाना। जिस चीज की डिमांड कम और सप्लाई ज्यादा होगी तो वैल्यू डाउन हो जाएगी। यदि आपको कोई कम पूछता है, आप किसी के घर ज्यादा जाते हैं, आपकी वैल्यू डाउन हो जाएगी। सीधी सीधी बात है, मतलब यदि डिमांड जितनी है उससे कम सप्लाई रहेगी तो ऑलवेज सही रहोगे, लेकिन डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा कर दी आपने तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो यहाँ पर लोगों के पास पैसा आ जाता है और पैसे की वैल्यू क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। पैसे की वैल्यू डाउन होने से चीजें क्या होती हैं? अपने आप महंगी हो जाती हैं। इसी को क्या बोलते हैं? मांग प्रेरित मुद्रास्फीति बोलते हैं। बैंकों द्वारा अधिक मात्रा में ऋण दिया जाना। वैसे भारत के अंदर ये स्थिति खड़ी नहीं होती, ये खड़ी होती है यूएसए जैसे देशों के अंदर, जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है। पूंजीवाद में क्या होता है मेरे मित्रों कि सारे के सारे लोग क्या करते हैं? प्रॉफिट के चक्कर में रहते हैं। प्रॉफिट ज्यादा मिलता है उनको तो बैंकों में जमा कराते हैं, बैंक सोचते हैं हम भी प्रॉफिट उठाएं, तो बैंक क्या करते हैं? एक एक प्रॉपर्टी पर 4-4 लोन प्रोवाइड करवा देते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के अंदर, और जब उनकी रिकवरी नहीं होती तो बोल देते हैं हम डिफॉल्ट हो गए। अभी भी अमेरिका के अंदर 2 बैंक डिफॉल्ट हुए। ठीक है, और बैंक जैसे ही डिफॉल्ट होते हैं तो एक सिचुएशन खड़ी हो जाती है, क्योंकि आपने पैसा कमाया, वो पहुंचा दिया बैंक के अंदर, अब बैंक ने उसको दूसरे व्यक्ति को दे दिया, किसको? दूसरे को दे दिया, लेकिन बैंक ने उसने बैंक को नहीं लौटाया और बैंक ने आपको नहीं लौटाया। भले ही आपने प्रॉफिट कमाया, लेकिन आपका प्रॉफिट कहाँ चला गया? गड्ढे में। जब आपको पैसे की जरूरत थी तो पैसा नहीं मिलेगा, जब नहीं मिलेगा तो इकाइयां बंद होंगी, जब इकाइयां बंद होंगी तो लोग बेरोजगार होंगे, बेरोजगार होंगे तो फिर से डिमांड कम हो जाएगी, डिमांड कम होगी तो फिर से प्रोडक्शन कम होगा, जब प्रोडक्शन और भी कम हो जाएगा तो और भी ज्यादा छटनी होगी और डिमांड और भी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए ये जो स्थिति है वो यूएसए के अंदर ज्यादा होती है, भारत के अंदर ये स्थिति कम उत्पन्न होती है। और जनसंख्या वृद्धि एवं नगरीकरण, किसी भी स्थान विशेष का आप देखते हो गांव के अंदर वही 1 बीघे जमीन बहुत सस्ती आ जाती है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि जिस जगह पर हो जाती है और नगरीकरण जहां शुरू हो जाता है वहां पर महंगाई खुद ब खुद शुरू हो जाती है। ठीक है, तो दोस्तों मुद्रास्फीति का एक कारण है मांग प्रेरित। अब दूसरे कारण पे आते हैं मेरे भाइयों बहनों कि दूसरा कारण क्या है? तो दूसरा कारण है मेरे दोस्तों लागत जन्य। कौन सा है? लागत जन्य। जैसे देखो, ये एक वैलिड रीजन है मेरे अकॉर्डिंग मुद्रास्फीति का। इसमें क्या होता है, मान लो आपका वही, फिर से हम तो पेन बनाएंगे, पेन वाले लोग हैं यार, तलवार वाले तो है नहीं अपन। फिर से आपने पेन बनाया, 1 मिनट दोबारा पेन बनाता हूं, ये पेन खराब बनाया अपना। चलो फिर से आपने क्या बनाया मेरे मित्रों? पेन बनाया। ठीक है, पेन कलर चेंज कर। अब देखो आपने ये पेन बनाया, अब पेन को बनाने में किन किन चीजों की जरूरत हुई? प्लास्टिक, स्याही, श्रम, फैक्ट्री के लिए जमीन इत्यादि। ठीक है,
अब मान लो प्लास्टिक का 1 रुपया दाम बढ़ गया, स्याही का 1 रुपया दाम बढ़ गया, श्रम का 1 रुपया दाम बढ़ गया, जमीन का भी 1 रुपया दाम बढ़ गया। तो जहां पर पहले आपको 5 रुपए का पेन मिल रहा था वो खुद ब खुद 9 रुपए का हो गया। कितने का हो गया? 9 रुपए का हो गया। अब आपको पेन कितने में मिलने लगेगा? 9 रुपए में। मतलब इस स्थिति में क्या होता है, मांग जो होती है वो तो उतनी की उतनी रहती है जितनी पहले थी। मतलब 10 पेन है मार्केट के अंदर और 10 की ही डिमांड है, ठीक है। लेकिन इनका जो कच्चे माल की जो कीमत होती है या जो बोले आप साधन लागत होती है वो बढ़ जाती है, और साधन लागत के बढ़ने से क्या होता है, लागत जन्य मुद्रास्फीति भी बढ़ जाती है, ठीक है। मांग इसमें पूर्व के समान, लागत में वृद्धि, ठीक है। और कारण क्या है? प्राकृतिक आपदा। किसी स्थान विशेष पर जब प्राकृतिक आपदा आती है तो वहां पर कच्चे माल की सप्लाई कम हो जाती है, तो इस कारण क्या होता है, जो साधन लागत है वो बढ़ जाती है। हड़तालें वगैरह हो जाए, करों में वृद्धि कर दी जाए, साधन लागत में वृद्धि, ठीक है। साधन लागत में तो खुद वृद्धि होती ही होती है, इसके अंदर जो संसाधन है उनमें तो वृद्धि होती है। आपके टैक्सेस बढ़ जाएंगे तो भी लागत जन्य आपकी मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी। हड़तालें होंगी तो जब प्रोडक्शन कम होगा तो ऑब्वियसली डिमांड अपने आप, महंगाई आ जाएगी जब प्रोडक्शन होगा, कम होगा चीज़ों का, तो ठीक है। और कोरोना में ये दोनों स्थितियां थी, मांग भी थी, वो स्पेशल मादक पदार्थों पे थी, लेकिन दूसरे पदार्थ थे, दूसरे प्रकार के पदार्थ थे जो आपके, उनकी क्या है, जो प्रोडक्शन था वो डाउन हो गया था। तो प्रोडक्शन के कारण भी यहाँ पर मुद्रास्फीति बढ़ी थी। इसलिए आपने देखा होगा कोरोना काल में भारत में मुद्रास्फीति की दर 50 के पार चली गई थी, ठीक है। और हम लोग क्या, जो पढ़े लिखे थे वो तो उनको तो पता था यार ये तो पारिस्थितिकी कारण है, जैसे ही परिस्थितियां बदलेंगी और चीजें बदल जाएंगी। लेकिन जो लोग फायदा उठाना चाहते थे उन्होंने बहुत फायदा उठाने की कोशिश की। लेकिन फिर से जब बोलते हैं ना वो घास फिर से हो गई, घोड़ा फिर से आ जाएगा, तो फिर से ही जैसे पाबंदियां हटी तो मुद्रास्फीति की दर खुद से खुद कम हो गई। अब दोस्तों चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब दोस्तों मुद्रास्फीति का तीसरा सबसे बड़ा कारण है वो है विदेशी कारण, वैश्विक कारण, ठीक है। आप अपने देश के अंदर, अपने घर के अंदर नियंत्रण कर सकते हो, विश्व के ऊपर आपका कोई भी, ठीक है, वैश्विक आर्थिक गतिविधि, वैश्विक आर्थिक जो गतिविधियां होती हैं उनका बहुत बड़ा असर होता है। जैसे कि तेल संकट, जब तेल संकट आया था दोस्तों, जब तेल संकट आया था तो उसके बाद जो तेल की वैश्विक कीमतें थी उनमें बहुत भयानक उछाल देखने को मिला था। मान लो कोई चीज 1 रुपए बैरल के अकॉर्डिंग आ रहा था अगर तेल, तो वो पहुंच गया था आपका लगभग 10 रुपए बैरल, 10 रुपए प्रति बैरल, इतनी महंगाई बढ़ी थी। अब मान लो पहले भारत सरकार को 1 रुपए प्रति बैरल में तेल मिल रहा था, अब 10 रुपए में मिल रहा है, तो यार महंगाई तो खुद से खुद बढ़ जाएगी ना। तो वैश्विक कारण क्या है, जब वैश्विक परिस्थिति में जब दूसरे देशों से हम जो चीज आयात करते हैं या दूसरे देशों को जो चीज निर्यात करते हैं, तो उसमें यदि दूसरे देश के अंदर मुद्रास्फीति होती है तो हमारे देश में भी उसका एक असर पड़ता है, ठीक है। तो मंदी की स्थिति में देश के निर्यात घटने के कारण भी दूसरे देशों में मुद्रास्फीति के जो दूसरे देशों में जब हमारे निर्यात घटने के कारण क्या होता है दूसरे देशों में, तो हमारे देश के अंदर क्या आ जाती है, मुद्रास्फीति। मतलब अगर सऊदी अरबिया आज या फिर ईरान या इराक या कतर जो गल्फ नेशन है, अगर वो हमारे यहाँ पर निर्यात को घटा दें किसी भी स्थिति के कारण, तो हमारे यहाँ क्या होगी, तेल की कीमतें अपने आप बढ़ जाएंगी। और तेल की कीमतों के बढ़ने का मतलब है मेरे दोस्तों और दूसरी चीज़ों की कीमतों का अपने आप बढ़ जाना। तो मुद्रास्फीति का जो तीसरा कारण है वो है दोस्तों वैश्विक कारण। अब दोस्तों उम्मीद करता हूँ मुद्रास्फीति के जो भी कारण है वो आपकी समझ में आ गए होंगे। अब अपन बात कर लेते हैं मुद्रास्फीति के सूचकों के बारे में। किसके? मुद्रास्फीति के सूचकों के बारे में। और मैं बोल दूं आपसे, इस पे आप ट्रिपल नहीं 5 स्टार लगा लो, ठीक है। क्योंकि प्रश्न कहां से बनेगा, तो मुद्रास्फीति के सूचकों में से बनता है और हर बार बनता है। मैं आपको पढ़ाऊंगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों मुद्रास्फीति के 3 सूचक हैं। कितने हैं? 3 मोटे तौर पे। पहला कौन सा है दोस्तों? थोक मूल्य सूचकांक। कौन सा? थोक मूल्य सूचकांक। थोक मूल्य सूचकांक। दूसरा कौन सा है दोस्तों? उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, ठीक है। तीसरे नंबर पर दोस्तों जो है वो आता है आपका जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है। क्या आता है? डिफ्लेटर, जीडीपी डिफ्लेटर। तो ये 3 प्रमुख कारण है मुद्रास्फीति के 3 प्रमुख सूचक हैं। तो दोस्तों यदि आपसे पूछ लेता है कि मुद्रास्फीति के सूचक निम्नलिखित में से कौन कौन से हैं, तो आप बता सकते हो आराम से कि थोक मूल्य सूचकांक, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक और जीडीपी डिफ्लेटर, ये 3 प्रमुख सूचक हैं, ठीक है। तो दोस्तों एक एक करके हम तीनों को देखते हैं, डिटेलिंग में देखेंगे और आराम से बैठना, सीट बेल्ट बांध के, पूरी चीज मिलेगी, पूरी नॉलेज आपको यहाँ पर मिलेगी। ऐसा नहीं होगा
कि आपको कुछ समझ में नहीं आए और घास काट के निकल गए, ऐसा नहीं, बिल्कुल नहीं, आराम से चीज़ों को समझाया जाएगा। चलो दोस्तों, तो अपन देख लेते हैं सबसे पहले थोक मूल्य सूचकांक के बारे में। किसको देख लेते हैं? थोक मूल्य सूचकांक को देख लेते हैं कि थोक मूल्य सूचकांक क्या कहता है। तो थोक मूल्य सूचकांक में सबसे पहले थोक मूल्य सूचकांक सबसे पहले देखेंगे इसका आधार वर्ष क्या है। तो दोस्तों इसका क्या है? आधार वर्ष क्या है? आधार वर्ष, तो आधार वर्ष है दोस्तों 2011-12, ठीक है। डॉक्टर सौमित्र चौधरी समिति की सलाह पर 2015 के अंदर इस आधार वर्ष को निर्धारित किया गया था। मतलब थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है मित्रों? 2011-12। डॉक्टर सौमित्र चौधरी समिति की सिफारिशों के आधार पर 2015 में इस चीज को निर्धारित किया गया था, ठीक। यह थोक मूल्यों में परिवर्तन, जो थोक वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। पहली बात तो यह है दोस्तों कि थोक मूल्य सूचकांक के अंदर, अब आप एक बात बताओ, ठीक है, यहां पर आ जाओ एक कोने में छोटे से में, देखो दो चीजें हैं, एक वस्तु है और सेवा है। आप वस्तु है और एक सेवा है। अब आप मेरे को एक बात बताओ, आप किसी से सेवा को थोक में कैसे ले सकते हो? आप थोक में मान लो किसी भी चीज के, किसी भी वस्तु के एक की जगह पर 50 पीस ले सकते हो, लेकिन आप डॉक्टर से ऐसे कैसे कह सकते हो कि आप एक इंजेक्शन कीजिए, मुझे 50 इंजेक्शन दे जाओ? तो मतलब थोक में सेवाएं कभी भी नहीं ली जा सकती। सेवा हमेशा कैसे ली जाती है? तो सेवा हमेशा रिटेलिंग में ही मिलेगी आपको, थोक में नहीं मिलेगी। सर्विस आपको लेनी है, आपको आपके घर के अंदर कोई रिपेयरिंग करानी है, तो जो सर्विस लेनी है, सर्विस प्रोवाइडर आएगा, वो एक ही बार आएगा, दोबारा प्रॉब्लम होगी फिर दोबारा से आएगा। ऐसा नहीं होगा आप भाई तू इकट्ठा इतना कर दे कि 5 साल तक जरूरत नहीं पड़े, तो ऐसा नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों इसीलिए जब वस्तुएं थोक में हो सकती हैं, सेवाएं थोक में नहीं हो सकती। जब सेवाएं थोक में हो ही नहीं सकती हैं, तो सेवाओं का थोक मूल्य सूचकांक कैसे निकल सकता है? तो इसीलिए जो थोक मूल्य सूचकांक है उसमें सिर्फ वस्तुओं के मूल्य में परिवर्तन को निर्धारित किया जाता है, इसके अंदर सेवाओं को शामिल नहीं किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं, रट लेना, ठीक है। इसको आर्थिक सलाहकार कार्यालय, वाणिज्य एवं उद्यम मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ठीक है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के द्वारा मासिक स्तर पर संकलित किया जाता है। तो आपसे कोई पूछ ले थोक मूल्य सूचकांक को किसके द्वारा संकलित किया जाता है? तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर। किस आधार पर? तो मासिक स्तर पर, ठीक है, किस आधार पर? मासिक आधार पर। ऐसे नहीं है कि 5 साल का इकट्ठा निकाल दिया भाई थोक मूल्य सूचकांक, हर महीने का थोक मूल्य सूचकांक अलग अलग निकलता है और इसमें कुल 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है। तो थोक मूल्य सूचकांक के अंदर कितनी वस्तुओं को शामिल किया गया है मेरे मित्रों? 697 वस्तुओं को शामिल किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं अपन थोड़ा सा और आगे। इस 697 वस्तुओं में से ऐसी बात तो है नहीं एक तरह की वस्तुएं, भाई अलग अलग तरह की कई प्रकार की वस्तुएं होती हैं, क्यों नहीं होती? होती है ना। तो देखो दोस्तों, इसमें जो प्राथमिक वस्तुएं हैं वो हैं 117, जिनका भारांश आता है 22%, लगभग 22.63%, ठीक है। ईंधन और ऊर्जा का आता है लगभग 13% भाग, और आपके विनिर्मित उत्पाद का आता है 64% भाग। तो आपको इसको क्रम के आधार पर याद कर लो कि थोक मूल्य सूचकांक की जो मदें हैं उनमें सबसे ज्यादा भाग किसका है? तो विनिर्मित उत्पाद का। किसका है? विनिर्मित उत्पाद का। उसके बाद किसका आएगा? तो उसके बाद आएगा प्राथमिक वस्तुओं का, फिर उसके बाद आएगा तो आएगा ईंधन और ऊर्जा का, ईंधन और ऊर्जा का, ठीक है मेरे दोस्तों। तो जो तीनों के जो क्रम है उन क्रम को एक बार देख लेना, क्रम को ही याद रखना, उसके अलावा जो भी नंबर है यहाँ पर उनको याद करने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों थोक मूल्य सूचकांक आपका लगभग क्लियर हो गया। अब चलते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक दोस्तों सबसे बड़ी सिरदर्दी है, उसके अलावा कोई भी इस टॉपिक के अंदर सिरदर्दी नहीं है। क्यों है ये देख लेते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के बारे में। तो दोस्तों यह खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण से मूल्य परिवर्तन को मापता है। किसको? खुदरा खरीदार, ठीक है। और थोक मूल्य सूचकांक किसको? वस्तुओं के थोक मूल्यों में परिवर्तन को माप रहा था। और ये खुदरा खरीदार, खुदरा का मतलब आपने आज सर्विस ली और कल आपके पास से गई, अब आपको दोबारा जरूरत पड़ी तो आप फिर से ही आपको सर्विस लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं आपने इकट्ठी 100, 200, 500 सर्विस लेके रख ली, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है मेरे दोस्तों? तो उपभोक्ता के द्वारा प्रतिदिन उपयोग की जाने वाली, प्रतिदिन उपयोग में लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं, ठीक है। तो मतलब केवल वस्तुओं का निर्धारण थोक मूल्य सूचकांक में, और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर वस्तुओं और सेवाओं दोनों के मूल्य में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन, इन दोनों की क्या की जाती है दोस्तों? गणना की जाती है। इससे मुद्रास्फीति आती है। मूल्यों में वैसे हमेशा वृद्धि ही होती है, परिवर्तन तो कम ही देखने को मिलता है। परिवर्तन का मतलब है उतार चढ़ाव, हमेशा वृद्धि ही देखने को मिलेगी वस्तुओं में, चाहे आपको 0.01% की 0.1% की वृद्धि देखने को मिले, लेकिन आपको हमेशा वृद्धि ही देखने को मिलेगी।
भारत में सामाजिक और आर्थिक आधार पर जो सोशियो इकोनॉमिक सेंसस होता है दोस्तों, उसी के आधार पर क्या होता है, उपभोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियां बांटी गई। तो भारत में किसके आधार पर उपभोक्ताओं की श्रेणियां बांटी गई हैं, सामाजिक आर्थिक आधार पर। ठीक है, तो यहां से कई प्रश्न बन चुके हैं आपके कि एक तो खुदरा खरीदार के दृष्टिकोण को देखा जाता है, प्रतिदिन में उपयोग लाई जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं दोनों में जो मूल्य होते हैं, दोनों के जो मूल्य होते हैं उनमें वृद्धि की गणना की जाती है। ठीक है, तो वस्तुओं और सेवाओं दोनों को इसके अंदर शामिल किया जाता है, और केवल वस्तुओं को किसके अंदर किया जाता है, तो थोक मूल्य सूचकांक के अंदर किया जाता है। अब देखो दोस्तों, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को 4 भागों में, ठीक है, कितने में, 4 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया दोस्तों, 4 भागों में बांटा गया। ठीक है, पहला है औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, इसको देख लेते हैं। तो इसका आधार वर्ष 2016। सबके आधार वर्ष विशेष रूप से याद रखना, आपसे अक्सर पूछ लेते हैं। इसके अंदर 463 मदें शामिल की गई हैं। मदों का मतलब होता है दोस्तों इकाइयां। ठीक है, कि इतनी 463 मान लो 400 सेवाएं और 63 वस्तुएं हैं। ठीक है, तो मदों का मतलब होता है टोटल यूनिट्स, टोटल इकाइयां। इसको भी मासिक आधार पर ही जारी किया जाता है। ठीक है, कब किया जाता है, मासिक आधार पर। और जारीकर्ता कौन है, श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब दूसरे नंबर पर जो आता है दोस्तों, वो आता है कृषि मजदूरों के लिए। इससे पहला किसके लिए आया था दोस्तों, तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए। अब ये किसके लिए है, तो कृषि मजदूरों के लिए। ठीक है, किसके लिए, कृषि मजदूरों के लिए। इसको बोलते हैं सीपीआई एग्रीकल्चर, सीपीआई एयर। इसका आधार वर्ष है दोस्तों 86-87। ठीक है, 1986-87। शामिल मदें हैं 260। इसके आधार पर खेतीहर मजदूर, खेतीहर मजदूर जो दोस्तों खेती में लगे हुए हैं, उनके लिए न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण किसके आधार पर किया जाता है, खेतीहर मजदूर। अब आपको मनरेगा याद आ रहा होगा, तो मनरेगा के अंदर भी न्यूनतम मजदूरी है, वो भी सीपीआई एएल के द्वारा ही निर्धारित की जाती है। इसके भी जारीकर्ता कौन है दोस्तों, तो श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। ठीक है, ग्रामीण, अब अगला आता है दोस्तों, तो ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। ये रूरल लेबर के लिए। ठीक है, ये एग्रीकल्चर लेवल। पहला है आपका इंडस्ट्रियल लेबर के लिए, तो आईडब्ल्यू। ठीक है, इंडस्ट्रियल वर्कर। दूसरा है आपका कृषि मजदूरों के लिए, तो एयर एग्रीकल्चर, सीपीआई एग्रीकल्चर। और ग्रामीण मजदूरों के लिए तो सीपीआई रूरल। ठीक है, इसकी जो आधार वर्ष है वो भी 86-87 है। 1986-87 इसकी आधार वर्ष है। इसके अंदर शामिल मद है 260। इसमें ग्रामीण क्षेत्र के श्रमिकों के लिए किया जाता है। अब आप बोलोगे सर एग्रीकल्चर भी तो ग्रामीण हो गया, लेकिन वो ग्रामीण है मेरे मित्रों, लेकिन वो स्पेशली एग्रीकल्चर है। और इसके अंदर सभी हैं, सभी इसके अंदर सभी हैं जो ग्रामीण क्षेत्र के अंदर जितने भी वर्कर हैं, जितने भी उपभोक्ता हैं। ठीक है, उनको ध्यान में रख के इस चीज को जारी किया जाता है। और जारी करता है वही श्रम ब्यूरो, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय। और अगला है दोस्तों सीपीआई, वो है संयुक्त, मतलब ग्रामीण और शहरी सभी प्रकार के मजदूर, श्रमिक, काम करने वाले लोग। ठीक है, जितने भी कर्मचारी हैं ग्रामीण और शहरी के, उनको आधार में रख के उनकी जो डेली की मांग है उनको ध्यान में रख के इस प्रकार की मुद्रास्फीति की गणना की जाती है। तो आधार वर्ष रहता है इसका 2012। और जारी करता है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। कौन है, केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय, CSO। ठीक है मेरे दोस्तों, क्या, CSO। अब चलते हैं मेरे मित्रों थोड़ा सा और आगे। देखो आपकी समझ में आ गया होगा, एक बार फिर से मैं बता देता हूं। तो मुद्रास्फीति के सूचक कौन है, थोक मूल्य सूचकांक है। इसके अंदर केवल वस्तुओं को शामिल किया जाता है। 2011-12 इसका आधार वर्ष है। डॉक्टर सौमित चौधरी समिति की सलाह पर इसको निर्धारित किया गया था। ठीक है, और जारीकर्ता कौन है इसको, तो आर्थिक सलाहकार कार्यालय आपका, जो वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मासिक स्तर पर क्या किया जाता है, इसका संकलन किया जाता है। इसमें 697 वस्तुओं को शामिल किया जाता है। प्राथमिक वस्तुएं, ईंधन एवं ऊर्जा उत्पाद और विनिर्मित उत्पाद, जो अलग अलग उनका भारांश है, उसके बारे में पढ़ा हमने। फिर उसके बाद हमने देखा कि उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक वो होता है, उपभोक्ता मूल्य वो होता है जो हम डेली बेसिस पर जो उपभोक्ता है, जो प्रतिदिन उपयोग में लाई जा रही वस्तुओं और सेवाएं हैं, उनके मूल्य में जो भी डिस्टर्बेंस होता है उसको हम उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के अंदर रखते हैं। ठीक है, भारत के अंदर कितनी श्रेणियां हैं, तो 4 श्रेणियां हैं उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की। तो औद्योगिक श्रमिकों के लिए, और कृषि मजदूरों के लिए, और ग्रामीण मजदूरों के लिए, और ग्रामीण एवं शहरी संयुक्त। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे। अब दोस्तों मुद्रास्फीति के जो सूचक हैं हमारे, उसमें तीसरा सबसे बड़ा सूचक जो है वो है आपका, तो तीसरा सबसे बड़ा सूचक है आपका, वो है आपका जीडीपी अपस्फीति कारक, जिसको बोलते हैं जीडीपी डिफ्लेटर। क्या बोलते हैं इसको, जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं अपन। ठीक है, यह मुद्रास्फीति मापने का सबसे उपयुक्त तरीका है। तो मतलब अभी तक आप जो देख रहे थे वो सबसे उपयुक्त नहीं था,
वो भी तरीके थे, लेकिन सबसे उपयुक्त कौन सा है? तो जीडीपी अपस्फीति कारक है। इसमें क्या होता है मेरे मित्रों, एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य में परिवर्तन को लिया जाता है। मतलब ये मासिक आधार पर नहीं होता। मासिक आधार पर तो क्या होता है यार, कभी कभी किसी चीज की डिमांड बढ़ेगी, सप्लाई कम हो गई, ये सारे नाटक चलते रहते हैं। लेकिन ये क्या है, ये वार्षिक आधार पर होता है। एक वित्तीय वर्ष का पूरा निकाला जाता है जीडीपी डिफ्लेटर, ठीक है, पूरा निकाला जाता है, पूरे के पूरे वित्त का, पूरी अर्थव्यवस्था का निकाला जाता है। इसमें वस्तु शामिल, दोनों ही वस्तुओं और सेवाओं दोनों को ही शामिल करते हैं। इन दोनों के मूल्य में परिवर्तन को इसके अंतर्गत लिया जाता है। वस्तुओं और सेवाओं के चालू वर्ष में जीडीपी और स्थिर मूल्यों पर जीडीपी के अंतर को क्या बोलते हैं? जीडीपी डिफ्लेटर बोलते हैं ये, ठीक है। मान लो 2011-12 को आधार वर्ष बनाकर किसी वस्तु का मूल्य जो है वो 5 रुपए निर्धारित किया गया था 2011-12 में, ठीक है। और 2023 की यदि हम बात करते हैं तो उसके मूल्य में वृद्धि हो गई। मान लो मेरे मित्रों आपकी 1 रुपए की, अब इसका मूल्य हो गया 6 रुपए। तो जीडीपी मतलब जीडीपी के अंदर जो मुद्रास्फीति है वो कितने की हुई दोस्तों? 1 रुपए की। लेकिन मान लो हम चालू वित्त खाते की बात करते हैं, चालू वर्ष की बात करते हैं, जब हम 2023 की ही बात करते हैं, तो 2023 के मान लो अगस्त महीने के अंदर किसी क्षेत्र विशेष में या भारत के अंदर मानसून इस तरह का रहा कि चीज़ों की सप्लाई वगैरह बंद हो गई और ये 5 रुपए की चीज़ जो है, ठीक है, जो 5 रुपए की चीज़ थी वो आपकी मिली 50 रुपए में। किस में मिली? 50 रुपए में। फिर से इसकी कीमत डाउन होके आ गई आपकी 7 रुपए, फिर से कीमत इसकी अलग हुई, फिर से कीमत डाउन होके आ गई 3 रुपए। तो आप मुझे बताओ ये अलग इस तरह से जब चीज़ें वेरीफाई होंगी, इसके मूल्य वेरीफाई होंगे, तो क्या इसकी वास्तविकता की गणना हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए किसको लेते हैं? आधार वर्ष को। मतलब आधार वर्ष में आ रहा है आपका 1 रुपए और इधर नाटक चल रहे हैं उल्टे सीधे। अब 5 रुपए से बढ़ के ये इधर आया आपका 5.5 रुपए। कितने आए? 5.5, 5.50 आ गया। तो इधर कितने की बन रही है जीडीपी, मुद्रास्फीति कितने की बन रही है आपकी? तो 0.50, मतलब 50 पैसे की बन रही है, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह से क्या है, आप जब चालू मूल्यों पर, जब चालू वर्ष के अंदर चीज़ों का गणना करते हो तो वो अलग अलग टाइम पर वेरी होती रहती है। लेकिन जब आप एक आधार वर्ष बना देते हो, उसके आधार पर करते हो, तो वर्ष के अंत में जो मुद्रास्फीति है वो कितनी रही उसके बारे में आराम से गणना की जा सकती है, ठीक है दोस्तों। तो इसीलिए चालू वर्ष और जो चालू वर्ष में जीडीपी और स्थिर मूल्यों पर जीडीपी, जो आधार वर्ष बनाया उसके आधार पर जीडीपी, इन दोनों का अंतर निकाल दो तो आपको साफ साफ पता लग जाएगा कि आपकी मुद्रास्फीति इस वर्ष कितनी रही है। इसलिए जीडीपी जो डिफ्लेटर है उसको सबसे उपयुक्त तरीका माना जाता है आपका मुद्रास्फीति को मापने का, ठीक है। अब देखो दोस्तों इधर फॉर्मूला दे रखा है कि जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है। तो चालू कीमतों पर जीडीपी और स्थिर मूल्यों पर जीडीपी, मतलब चालू कीमतों पर जीडीपी अपॉन स्थिर मूल्यों पर, ठीक है। इधर लिख दूं आपके, तो चालू कीमतों पर जीडीपी अपॉन स्थिर मूल्यों पर, ठीक है। अब दोस्तों अपन चलते हैं थोड़ा और आगे। अब आपको जीडीपी के सूचकों के बारे में पता लग चुका होगा। अब मेरे मित्रों अपन बात करेंगे मुद्रास्फीति की गणना की। किसकी बात करेंगे? मुद्रास्फीति की गणना की। तो मुद्रास्फीति की गणना के लिए आधार वर्ष क्या रखा गया है? 2011-12, ठीक है। आधार वर्ष में हमेशा सूचकांक कितना माना जाता है? 100। अब इससे कितना वेरी करेगा, ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, वो 100 के आधार पर गणना कर ली जाती है, ठीक है। 2014 से पहले देखो दोस्तों क्या होता था कि मुद्रास्फीति की गणना केवल थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर, थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर की जाती थी। 2014 के बाद में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी मुद्रास्फीति की गणना के लिए उपयुक्त माना जाने लगा और उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी ध्यान में रख के मुद्रास्फीति की गणना की जाने लगी, ठीक है। आधार वर्ष 2011-12 जिसको हमेशा 100 मानते हैं अपन कि यही आदर्श है, ठीक। और 2014 से पहले केवल थोक मूल्य सूचकांक के आधार पर ही गणना होती थी, लेकिन 2014 के बाद उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को भी मुद्रास्फीति की गणना में शामिल किया जाने लगा है, ठीक है। अब चलते हैं मित्र थोड़ा सा और आगे। अब बात कर लेते हैं मेरे भाइयों फिलिप्स वक्र के बारे में, ठीक है। देखो ये आपको एक कर्व दिख रहा होगा, इधर लिखा है आपका इन्फ्लेशन रेट, जिसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति, ठीक है। और इधर लिखा होगा आपको अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब बेरोजगारी दर। क्या? बेरोजगारी, ठीक है। तो मतलब बेरोजगारी और मुद्रास्फीति के बीच में जो वक्र संबंध बताता है वो कौन सा वक्र है? फिलिप्स वक्र। तो आपसे पूछ लिया जाता है, ऐसे ही पूछा जाता है
कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्र मुद्रास्फीति और बेरोजगारी के बीच में सबसे उपयुक्त संबंध को दर्शाता है? फिलिप्स वक्र, लॉरेंस वक्र, फलाना वक्र, ढीका वक्र। तो आपको फिलिप्स वक्र है उसको टिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, यह A.W. फिलिप्स के द्वारा विकसित एक अवधारणा है। फिलिप्स का तर्क था कि मुद्रास्फीति और बेरोजगारी का विपरीत और स्थिर संबंध है। कैसा है? विपरीत और स्थिर संबंध है। सिद्धांत यह है कि आर्थिक विकास मुद्रास्फीति के साथ होता है, जिससे रोजगार सृजन में वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, मतलब मुद्रास्फीति जैसे ही आप रोजगार सृजन की तरफ जाओगे तो आपकी मुद्रास्फीति क्या हो जाएगी? मुद्रास्फीति में भी विकास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, मतलब थोड़ी बहुत मुद्रास्फीति आपके रोजगार सृजन के लिए बहुत जरूरी है। आप चाहो मुद्रास्फीति को स्टॉप कर दो तो उसके बाद आपका रोजगार सृजन भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो फिलिप्स वक्र क्या कहता है? फिलिप्स वक्र कहता है आपका कि आर्थिक विकास मुद्रास्फीति के साथ होता है, जिससे रोजगार सृजन में क्या होती है? वृद्धि होती है। ठीक है दोस्तों, तो मेरे मित्रों, उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आ गया होगा। हमारा आज का टॉपिक होता है यहीं पर समाप्त। आपको नोट्स बनाने हो तो दोस्तों आप इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो मित्रों, मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।